हेलो एंड वेलकम टू टीचर्स प्लेस। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे जो केवीएस पीआरटी टीयर 2 का सिलेबस है, उसमें इंग्लिश वाले पार्ट में एक फंक्शनल राइटिंग कॉन्सेप्ट है, जिसमें उन्होंने बोला है कि फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर्स और रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। उसमें भी उन्होंने एक्सप्लेन करा है कि फॉर्मल इनफॉर्मल में बिजनेस लेटर्स, जॉब एप्लीकेशन, लेटर टू एडिटर, कंप्लेंट और पर्सनल लेटर्स आ सकते हैं। ठीक है। पर्सनल लेटर होते हैं इनफॉर्मल, बाकी ये चार होते हैं हमारे फॉर्मल लेटर्स। ठीक है। और उसके बाद उन्होंने बोला है रिपोर्ट राइटिंग में फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट या न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग एक ही होता है। ठीक है। एनालिटिकल रिपोर्ट, नोटिस, सर्कुलर और प्रेस रिलीज। ठीक है। ये चीज़ें उन्होंने बोला कि आ सकती है। अब हम इस वीडियो में क्या करेंगे, इस वीडियो के अंदर हम इन सब के फॉर्मेट्स देखेंगे। ठीक है। और फॉर्मेट के साथ साथ एक एक सैंपल आंसर भी देखेंगे कि हमें कैसे लिखना है। ठीक है। इसकी अगर प्रैक्टिस करनी है तो हमने एक राइटिंग एबिलिटी वाली पीडीएफ है जो हमने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दी है, तो उसमें इस पार्ट के 100 क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन, जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले तो लेटर दो तरीके के होते हैं, लेटर राइटिंग से बात करते हैं। लेटर होते हैं दो तरीके के, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर्स हम उसको लिखते हैं जिसको हम जानते नहीं है। ठीक है। कभी हम इंस्टीट्यूशन की तरफ से लिखते हैं, कभी खुद से ही लिखते हैं ऑफिशियल लोगों को जिनको हम पर्सनली नहीं जानते हैं। ठीक है। फॉर्मेलिटी ऑफिशिएटिंग वाला काम होता है इसमें। दूसरा इनफॉर्मल लेटर्स जिनको हम पर्सनली जानते हैं। पर्सनल लेटर्स की बात होती है ना, जैसे अपने घर वालों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को जब लेटर्स लिखते हैं तो वो पर्सनल या इनफॉर्मल होते हैं। ठीक है। फॉर्मल मतलब फॉर्मेलिटी, जहाँ पे हमें फॉर्मेलिटी करनी होगी, जैसे बिजनेस लेटर, जॉब एप्लीकेशन, लेटर टू एडिटर और कंप्लेंट, ये सब फॉर्मल में आएंगे। पर्सनल लेटर्स इनफॉर्मल में आ जाएंगे। ठीक है। बिजनेस लेटर के अंडर में भी कुछ चीज़ें हैं जो लेटर्स बहुत फेमस होते हैं, जैसे प्लेसिंग बल्क ऑर्डर लेटर, जैसे हमें अपने स्कूल की तरफ से कुछ सामान मंगाना है। ठीक है। जैसे अगर आप एग्जाम इंचार्ज बनोगे आगे जाके, या सीएमपी इंचार्ज बनो या सीसी इंचार्ज बनो, तो स्कूल के लिए सामान मंगाओगे, तब आप जब ऑर्डर करोगे स्कूल की तरफ से तो वो वाले लेटर बिजनेस लेटर में आएंगे। ठीक है। हमें कुछ पूछना है किसी से तो वो इंक्वायरी लेटर में आ जाएगा। हमने कोई सामान मंगाया, वो खराब आ गया, ठीक है, तो डिफेक्टिव या डैमेज गुड आ गया, तो उसका कंप्लेंट लेटर ये अलग है। ठीक है। ये बिजनेस लेटर वाला ही है। फिर अगर हमने कोई ऑर्डर करा उसको कैंसिल करना है तो कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर लेटर। ठीक है। फिर लेटर ऑफ इंक्वायरी, इंक्वायरी लेटर एक ही है। ये फॉलोअप लेटर, अगर हमने कुछ ऑर्डर किया था, ठीक है, वो अभी तक आ नहीं रहा, तो फिर हम फॉलोअप लेटर भेजते हैं कि हाँ क्या हुआ, कैसे रहा, तो कोई अपडेट मिल जाए। फिर एक लेटर ऑफ एक्नोलॉजमेंट कि हाँ हमें ये मिल गया, तो उसका लेटर ऑफ एक्नोलॉजमेंट जाता है। ठीक है। ये हो गए बिजनेस लेटर्स। तो इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। पर्सनल लेटर की बात करें तो जो हम अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, भाई बहनों को भेजते हैं, उसमें क्या हो सकता है, तो देखो लेटर ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन, कि जैसे आपके घर में कोई अच्छी चीज़ हुई है, या किसी की जॉब लग गई, किसी का बर्थडे है, किसी की मैरिज एनिवर्सरी है, तो जब हम लेटर भेजते हैं तो वो हो जाता है लेटर ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन। दूसरा होता है हमारे घर में कुछ अच्छा काम है, हम लोगों को बुलाना है, ठीक है, लेटर ऑफ इन्विटेशन हो गया। हमने कुछ गलती कर दी तो लेटर ऑफ एपोलॉजी हो गया। किसी को कुछ एडवाइस देने, छोटे भाई को, कि हाँ उसने भी 10th करी है तो 11th में वो कौन सी स्ट्रीम ले, अपने भाई को पत्र लिखो, हिंदी में पत्र हो गया, इंग्लिश में लेटर हो गया, तो लेटर ऑफ एडवाइस। फिर लेटर ऑफ थैंक्स, ग्रेटिट्यूड, लेटर ऑफ कंडोलेंस, कि बाई चांस किसी की डेथ हो गई घर में और आप वहाँ जा नहीं पा रहे पर्सनली, तब आप जो लेटर लिखोगे वो लेटर ऑफ कंडोलेंस हो गया। ठीक है। फिर आप जैसे कहीं घूमने गया, ठीक है, और फ़ोन आपका बंद है, आप लेटर लेटर के थ्रू ही आपको बताना है, तो लेटर शेयरिंग एन एक्सपीरियंस, कि आपका कोई एक्सपीरियंस हो आपको शेयर करना है, तो लेटर के थ्रू करना है, तो वो लेटर शेयरिंग एन एक्सपीरियंस हो गया। तो ये लेटर हैं जो आ सकते हैं। ठीक है। अब बिजनेस लेटर के अंडर में इतनी चीज़ें, पर्सनल लेटर के अंडर में इतनी चीज़ें हैं। इन सब का ना एक ही फॉर्मेट होता है, सिंपल फॉर्मेट होता है। आपको बस एक फॉर्मेट पकड़े चलना है, उसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें भरनी होती है, काम हो जाएगा। 4 नंबर का अगर लेटर आया, ठीक है, अगर देखो 4 नंबर का लेटर है, तो 1 से 2 नंबर तो आपके फॉर्मेट के होंगे, फॉर्मेट सही है नहीं है। 1 नंबर आपका कंटेंट का होगा, जिसमें से आधी चीज़ें तो आप क्वेश्चन से ही पढ़ लोगे, आधी आपको खुद से बनानी पड़ेगी। ठीक है। और फिर 1 नंबर आपका हो जाएगा स्पेलिंग वगैरह का। ठीक है। स्पेलिंग कैसे लिखी है, पैराग्राफ कैसा है, ग्रामर कैसा है, ग्रामर के रूल्स हैं। ठीक है। 1 नंबर उसका हो जाएगा। तो ये होती है बेसिक मार्किंग स्कीम्स की। अब देखो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल लेटर इज अ लेटर रिटन इन अ प्रोफेशनल और ऑफिशियल कंटेक्स्ट। जब आप किसी प्रोफेशन में या ऑफिस में रह के उस ऑफिस के या पर्सनल काम से जब हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं, उसी को फॉर्मल लेटर बोलते हैं। ठीक है। अब इसमें एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है जिसको हमें फॉलो करना होता है। पोलाइट टोन होगी, लैंग्वेज पोलाइट होगी, इम्पर्सनल होगी, इसको ज़्यादा पर्सनली नहीं लिखना है। ठीक है। अब इसका फॉर्मेट क्या होगा, देखो सीबीएसई का स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट है वो बता रहा हूँ। सेंडर्स एड्रेस, सबसे पहले सेंडर्स जो लेटर भेज रहा है, मतलब आप भेज रहे हो ना, तो आपका एड्रेस आएगा। अब टॉप लेफ्ट में आएगा विदाउट नेम। कोई कोई लोग यहाँ पे ना अपना नाम भी लिखवा देते हैं कि सेंडर्स एड्रेस में नेम भी लिख दो ऊपर। ठीक है। तो विदाउट नेम भेजना, क्योंकि सीबीएसई नेम को नहीं मानता है।
जो नेम वाले फॉर्मेट है वो पुराने थे, 2013 से पहले वो फॉर्मेट चलते थे, अब नहीं चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद एक लाइन आपको छोड़नी है, फिर उसके बाद डेट लिखनी है। डेट कैसे लिखनी है? नंबर नंबर, और यहाँ पे मंथ जो होगा ना वो सिंपल स्पेलिंग में लिखना है, 5 मार्च 2026। ये 5/3/2026 या 5-3-2026 ये नहीं लिखना है। ठीक है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होती है कि डेट कौन सा है, मंथ कौन सा है। ब्रिटिश के लिए अलग होता है, अमेरिकन के लिए अलग होता है। तो सिंपल है, डेट लिखो, मंथ को पूरा लिखो स्पेलिंग्स के साथ, और आगे फिर ईयर लिख दो। ठीक है, जैसे 5 मार्च 2025 या फिर March 5 2026, इन दोनों में से कोई भी चलेगी। ठीक है, डेट हो गई। इसके बाद फिर एक लाइन छोड़नी है, रिसीवर्स एड्रेस, जहाँ आप एड्रेस मतलब जिसको आप भेज रहे हो लेटर, उसका एड्रेस लिखना है। उसके एड्रेस से पहले अगर कोई बड़ा इंसान है तो उसके डेजिग्नेशन लिख दो। जैसे आप किसी स्कूल के प्रिंसिपल को भेज रहे हो तो प्रिंसिपल का नाम नहीं आएगा यहाँ पे भी, रिसीवर्स का नेम नहीं आएगा। ठीक है, डेजिग्नेशन आएगा सीधा, द प्रिंसिपल, केवी, और फिर उसका एड्रेस। ठीक है, फिर एक लाइन छोड़नी है, फिर सब्जेक्ट लाइन एक लाइन में होनी चाहिए। सब्जेक्ट जितना छोटा हो उतना अच्छा होता है, और कंसाइज हो। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट क्या है, रिक्वेस्ट फॉर परमिशन टू ऑर्गेनाइज साइंस एग्जीबिशन, ये प्रिंसिपल से परमिशन ले रहा है इस साइंस एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज करने की। ठीक है, फिर आता है एक लाइन छोड़ के सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मतलब अगर कोई अननोन है तो हम क्या लिखेंगे, सर मैम। अगर नोन है तो फिर डियर मिस्टर मिसिज और उसका नाम। ठीक है, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। इसके बाद 3 पार्ट में बॉडी आएगी। पहले में इंट्रोडक्शन, जहाँ पे आप अपना पर्पस क्लियरली बता दोगे कि मेरा ये काम है। दूसरे में उसके डिटेल्स दोगे। तीसरे में कंक्लूड करोगे, या तो कोई रिक्वेस्ट होगी आपकी, या आप कुछ उम्मीद करोगे, या फिर आप ये चाहोगे कि हाँ ऐसा कुछ होना चाहिए अब आगे। फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आता है कि अब आप खत्म कर रहे हो लेटर। अब यहाँ पे ना अगर आपने स्टार्टिंग में सर मैडम लिखा है, देखो यहाँ पे अगर आपने सर मैडम लिखा अननोन आदमी को, तब आप लिखोगे फेथफुली। अगर आपने डियर मिस्टर मिसेज नेम लिखा है तो फिर आएगा सिंसियरली। ठीक है, उसके बाद आपका सिग्नेचर नेम, यहाँ पे नाम और डेजिग्नेशन। अब यहाँ पे ना एक चीज़ होती है कि कई बार लोग आंसर लिखते हुए ना अपना नाम लिख देते हैं, तो आपको यहाँ पे वही नाम लिखना है जो क्वेश्चन में दिया होता है। अगर क्वेश्चन में नाम नहीं दिया है तो आप यहाँ पे XYZ करके लिख सकते हो। ठीक है, नाम ना लिख के आप यहाँ पे लिख दोगे XYZ। ठीक है, अब ये देखो, योर्स फेथफुली इज यूज व्हेन द सैल्यूटेशन इज सर मैम, यू डोंट नो द नेम, तुम्हें नाम नहीं पता है। ठीक है, सर मैडम आपने लिखा तो योर्स फेथफुली। अगर आप किसी को नाम से जानते हो तो फिर वहाँ पे आ जाएगा योर्स सिंसियरली। ठीक है, अब देखो जैसे बिजनेस लेटर है, तो बिजनेस लेटर इज अ फॉर्मल लेटर रिटन फॉर कमर्शियल और प्रोफेशनल पर्पस बिटवीन कंपनीज, दो कंपनियों के बीच में, बिटवीन एंड इंडिविजुअल एंड अ कंपनी। एक इंडिविजुअल किसी कंपनी को लेटर लिख सकता है, या एक कंपनी दूसरी कंपनी को लेटर लिख सकती है। ये आता है बिजनेस लेटर। ये फॉर्मेट किसका है, देखो फॉर्मल लेटर का है ना, फॉर्मल में ही बिजनेस आता है, तो इसका और वो फॉर्मेट सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ओपनिंग पैराग्राफ आप कैसे लिखोगे, इसमें आप लिखोगे स्टेट द पर्पस, जो भी आपका पर्पस है वो डायरेक्ट लिखोगे। जैसे अगर आपने कोई भी प्रीवियस कम्युनिकेशन हुई है, कोई लेटर आया, कोई ऑर्डर नंबर आया, एडवर्टाइजमेंट आया, जैसे अखबार में एडवर्टाइजमेंट निकालते थे न्यूज़पेपर में, तो आप डायरेक्ट उसको यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद बॉडी पैराग्राफ में आप अपनी डिटेल्स दोगे, जो भी आपका आइटम वगैरह आपने मंगाया होगा या कुछ सामान मंगाना होगा, क्वांटिटी, मॉडल नंबर, स्पेसिफिकेशन, पूरी डिटेल्स आप इसमें प्रोवाइड कर दोगे। ठीक है, क्लोजिंग पैराग्राफ में आप एक्सपेक्टेड एक्शन बता दोगे कि अब आपको आगे क्या चाहिए। ठीक है, और फर्दर कम्युनिकेशन के लिए अगर विलिंगनेस है तो वो भी आप इसी में मेंशन कर दोगे। जैसे देखो क्वेश्चन है, राइट ए लेटर टू लाइटवेज स्पोर्ट्स आम्रपाली थाने प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स आर्टिकल मिनिमम 4 टू बी सप्लाइड टू योर स्कूल। स्कूल का नाम है ABC मेट्रिकुलेशन स्कूल, सिविल लाइंस पुणे, साइन एज रवि रवीना, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी। देखो यहाँ पे आपका नाम दे दिया है, तो ये सेंटर्स का नाम है। ठीक है, सेंटर का डेजिग्नेशन है, लेकिन ये सेंटर्स एड्रेस में नहीं है। एड्रेस क्या है, ABC मेट्रिकुलेशन स्कूल, सिविल लाइंस पुणे। तो देखो सेंटर्स एड्रेस आ गया, फिर यहाँ पे एक लाइन छोड़नी है आपको, डेट आ गई, एक लाइन छोड़नी है, रिसीवर्स एड्रेस, एक लाइन छोड़नी है, सब्जेक्ट स्पोर्ट्स आर्टिकल फॉर स्कूल, फिर एक लाइन छोड़ के अब आप लाइटवेज स्पोर्ट्स आम्रपाली, यहाँ पे आप जानते नहीं किसी को, तो आपने क्या लिखा, डियर सर, एज द स्पोर्ट्स डे ऑफ आवर स्कूल इज बीइंग हेल्ड नेक्स्ट मंथ, वी वांट यू टू सप्लाई द फॉलोइंग स्पोर्ट्स आर्टिकल एज सुन एज पॉसिबल सो दैट द स्टूडेंट कैन प्रैक्टिस फॉर द वेरियस स्पोर्ट्स टूर्नामेंट। अब देखो इसने डायरेक्ट सीधा सीधा बता दिया क्या पर्पस था, जो हमने बोला कि अपना पर्पस सीधा सीधा बता दो, स्टेट द पर्पस इमीडिएटली। ठीक है, फिर आपने अपना सामान बता दिया, मिनिमम क्वांटिटी 4 है सबकी। फिर इसके बाद हमने क्या बोला, उसकी डिटेल दे दी। देखो यहाँ पे डिटेल आ गई। अब यहाँ पे हम क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, कंक्लूजन है, प्लीज सेंड द गुड्स टू स्कूल ऑन एनी वीकडे बिटवीन 8 AM to 2 PM। ठीक है,
8 बजे से 2 बजे के बीच इसको वीक डेज पे मतलब मंडे टू सैटरडे आप स्कूल में भेज दें सामान, ठीक है। फर्दर प्लीज इंश्योर द क्वालिटी ऑफ द कंसाइनमेंट, इट डिफेक्ट आर फाउंड इन द गुड्स, द होल कंसाइनमेंट विल बी रिटर्न विदाउट एनी पेमेंट। तो ये इनकी कंडीशन थी, इन्होंने पहले लिख दिया। थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, क्योंकि जानता नहीं है तो फेथफुली, अगर जानते हैं तो यहाँ पे क्या था, सिंसियरली। और रवि, रवि लड़का है तो रवि, लड़की होती तो रवीना। हो गया, ऐसे लेटर लिखना है। अब देखो जैसे सैम्पल लेटर है, यू आर द हेड ऑफ साइंस डिपार्टमेंट केवी नंबर 2 देहरादून। यहाँ पे सेंटर्स का नाम नहीं दिया है, ठीक है। यू आर हेड ऑफ साइंस डिपार्टमेंट केवी नंबर 2 देहरादून। राइट ए लेटर टू एमएस लैब इंस्ट्रूमेंट कॉरपोरेशन मुंबई कंप्लेनिंग अबाउट डिफेक्टिव लेबोरेटरी इक्विपमेंट। आपने कोई लेबोरेटरी के इक्विपमेंट मंगाए थे, जैसे माइक्रोस्कोप मंगाया, टेस्ट ट्यूब मंगाया या मेजरिंग सिलेंडर मंगाया, वो खराब निकल गया। अब उसकी आपको कंप्लेंट करनी है। तो सप्लाइड अगेंस्ट ऑर्डर नंबर, ये आपका ऑर्डर नंबर है, रिक्वेस्ट रिप्लेसमेंट या रिफंड। अब आपको रिक्वेस्ट करनी है तो रिप्लेसमेंट का मिल जाए या फिर रिफंड हो जाए। सेंडर्स एड्रेस एक लाइन छोड़ी, डेट एक लाइन छोड़ी, रिसीवर्स एड्रेस एक लाइन छोड़ी, सब्जेक्ट कंप्लेंट रिगार्डिंग डिफेक्टिव लेबोरेटरी इक्विपमेंट सप्लाइड अगेंस्ट ऑर्डर नंबर दिस। सीधा सीधा लिख दिया अपना सब्जेक्ट, एक लाइन छोड़ी सर मैडम, क्योंकि आप जानते नहीं हो, एक लाइन छोड़ के दिस इज टू ब्रिंग टू योर नोटिस दैट लेबोरेटरी इक्विपमेंट सप्लाइड बाय योर कंपनी अगेंस्ट ऑर्डर नंबर दिस, डेट बता दी अपनी तरफ से कुछ भी, हैज बीन फाउंड टू बी डिफेक्टेड एंड नॉट इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड। सीधा बता दिया पर्पस। अब यहाँ पे इन्होंने डिटेल दी है, यहाँ पे ये खत्म कर रहे हैं, लास्ट में होप कर रहे हैं, वी होप द मैटर विल बी रिजॉल्व प्रॉम्प्टली। अब जानते नहीं तो क्या आया, योर्स फेथफुली, फिर अपनी तरफ से इन्होंने नाम दे दिया डॉक्टर अनिल शर्मा, साइंस ऑफ हेड डिपार्टमेंट केवी नंबर 2 देहरादून। हो गया। अब देखो यहाँ पे यू आर द हेड है, तो इन्होंने अपनी तरफ से यू आर द हेड में अपना नाम लिख दिया। आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, एक्स वाई जेड, ठीक है। यहाँ पे इस नाम की जगह आप लिख सकते हो एक्स वाई जेड, हेड ऑफ साइंस डिपार्टमेंट केवी नंबर 2 देहरादून। अब देखो एक ये तीसरा लेटर, जैसे एज द प्रिंसिपल ऑफ केवी अम्बाला कैंट राइट ए लेटर टू डीसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रिक्वेस्टिंग परमिशन टू यूज द टाउन हॉल फॉर द स्कूल एनुअल कल्चरल प्रोग्राम ऑन 15 जनवरी, मेंशन द इवेंट डिटेल्स, एक्सपेक्टेड अटेंडेंस एंड फैसिलिटीज रिक्वायर्ड। तो आपको क्या करना है, डिटेल्स वगैरह बतानी है, ठीक है। एक्सपेक्टेड अटेंडेंस कितने लोग आ सकते हैं, 15 जनवरी को एनुअल कल्चरल प्रोग्राम आपको ऑर्गेनाइज करना है, उसके लिए परमिशन मांग रहे हो आप। तो देखो सेंडर्स एड्रेस एक लाइन छोड़ी, डेट एक लाइन छोड़ी, रिसीवर्स एड्रेस एक लाइन छोड़ी, सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर परमिशन टू यूज टाउन हॉल फॉर एनुअल कल्चरल प्रोग्राम एक लाइन छोड़ी, सर मैडम एक लाइन छोड़ी। आई एम राइटिंग टू सीक योर काइंड परमिशन टू यूज द टाउन हॉल अम्बाला कैंट फॉर ऑर्गेनाइजिंग द एनुअल कल्चरल प्रोग्राम ऑफ केंद्रीय विद्यालय अम्बाला कैंट शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन 15 जनवरी। डायरेक्ट अपना पर्पज बता दिया। अब इसके बाद थोड़ी सी डिटेल दी है जो जो होनी चाहिए थी, जैसे कितनी अटेंडेंस होगी, ठीक है, क्या क्या सामान चाहिए बता दिया। इसके बाद वी एश्योर दैट ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन विल बी स्ट्रिक्टली फॉलोड एंड प्रीमाइस विल बी यूज्ड रेस्पॉन्सिबली। सही से यूज करेंगे, कोई रूल्स नहीं तोड़ेंगे। वी शैल बी ग्रेटफुल इफ परमिशन इज ग्रांटेड, हम ग्रेटफुल रहेंगे। थैंक यू इन एंटिसिपेशन योर्स फेथफुली, नहीं जानते तो फिर से क्या आ गया, योर्स फेथफुली। प्रिंसिपल, सेंटर्स का नाम नहीं है तो प्रिंसिपल की तरफ से लिखो केवी अम्बाला कैंट। ये समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट है हमारा जॉब एप्लीकेशन। जॉब एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, जॉब एप्लीकेशन की खासियत ये होती है कि इसके साथ ना जब हम ये लेटर लिखेंगे तो जॉब एप्लीकेशन के साथ साथ हम यहाँ पे बायोडाटा भी अटैच करते हैं, ठीक है। इसमें लेटर प्लस बायोडाटा दोनों बनाना पड़ता है, ठीक है। ये कब होता है, इसको हम कवरिंग लेटर भी बोलते हैं। तो ये फॉर्मल लेटर है, कोई भी एक एम्प्लॉयर को हम भेजते हैं ताकि उन्होंने कोई जॉब निकाली, जैसे केवी के सर्कुलर निकलते हैं कि कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर आ जाओ, ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर का इंटरव्यू है, तब हम एक कवर लेटर बनाते हैं, उसके साथ साथ वहीं पर अपना बायोडाटा भी लगाते हैं, ठीक है। इट एकम्पनीज अ बायोडाटा या सीवी जिसको हम बोलते हैं, रेज्यूमे बोलते हैं, जिसमें कैंडिडेट का इंट्रोडक्शन होता है पूरा कि कौन है क्या है, ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या है, कोई रेफरेंस है नहीं है, तो वो सब इसमें होता है। इसका फॉर्मेट क्या है, तो स्टैंडर्ड जो फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट है सेम रहेगा, सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, ठीक है। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ दिस, और फिर आगे एडवर्टाइजमेंट नंबर, जो भी एडवर्टाइजमेंट निकला होगा उसका नंबर। बॉडी में 3 पार्ट होंगे, पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3। पैराग्राफ 1 में क्या लिखेंगे, रेफरेंस, वेर यू सो द एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट कहाँ देखा, किसने बताया कि हाँ स्कूल में जॉब है या कहीं पे भी जॉब है, तो वो आपको कैसे पता लगी, किस पोस्ट के लिए, किस पब्लिकेशन पे, ठीक है, डेट वगैरह बतानी है। दूसरे में आप अपनी क्वालिफिकेशन बता दोगे, और तीसरे में क्लोजिंग करते टाइम एक कॉन्फिडेंस स्टेटमेंट दोगे, ठीक है, कि आप अवेलेबल हो इंटरव्यू के लिए, कब अवेलेबल हो, और इनक्लोजर में बताओगे कि आपका बायोडाटा लगा हुआ है। क्लोज करोगे योर्स फेथफुली और नेम के साथ, इनक्लोजर में लिखोगे बायोडाटा या सीवी, ठीक है, करिकुलम वाइटे। अब बायोडाटा में क्या होना चाहिए, बायोडाटा में ये 6 चीज़ें होनी चाहिए, जैसे पहले आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, नाम, फादर मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, फ़ोन, ईमेल, ताकि कॉन्टैक्ट किया जा सके।
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताओगे तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताओगे, रिवर्स में, ठीक है। जो सबसे लास्ट क्या है उसको सबसे पहले बताओगे। जैसे डिग्री डिप्लोमा जो क्या होगा, फिर वो किस यूनिवर्सिटी से है, ठीक है, फिर किस साल में करी है, क्या परसेंटेज बनी है। तो जैसे पहले आप बताओगे ग्रेजुएशन की, ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद बताओगे ट्वेल्थ और फिर बताओगे टेंथ। अब ग्रेजुएशन के बाद अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे तो पहले वो बताओगे, फिर यहाँ पे इम्प्लीमेंट डिग्री जैसे बीएड है तो पहले बीएड या डीएलएड बताओगे, ठीक है। उसके बाद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की बात होगी तो बीएड डीएलएड सीटेट पेपर 1 2 या कोई भी कोर्स किया आपने किया है आईटीआई का, तो वो सब आप मेंशन कर दोगे। टीचिंग एक्सपीरियंस बताओगे, किस स्कूल में क्या है, कौन सी पोस्ट पे, कितने दिन के लिए है, कौन सी क्लास, कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए थे। स्किल्स और अचीवमेंट बताओगे, कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, कंप्यूटर स्किल है कि नहीं है, को करिकुलर अवार्ड वगैरह कोई मिला हो। रेफरेंस में दो लोगों के नाम आप दोगे, डेजिग्नेशन बताओगे, एड्रेस फ़ोन नंबर उनके, ठीक है। ये दो रेफरेंस, एक एकेडमिक होगा और एक प्रोफेशनल होगा, ठीक है। ये आपको बनाना है, इसके अंदर फॉर्मेट मिल गया। अब देखो बनेगा कैसे। इन रेस्पॉन्स टू एन एडवर्टाइजमेंट इन द हिंदू, न्यूज़पेपर का नाम है, डेटेड 1 मार्च 2026 फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर इन केंद्रीय विद्यालय संगठन, राइट एन एप्लीकेशन गिविंग योर बायोडाटा, यू आर मोहित मोइनी ऑफ 15 लाजपत नगर न्यू दिल्ली। तो देखो सेंडर से एड्रेस आ गया, सेंडर से एड्रेस, एक लाइन छोड़ी 5 मार्च, एक लाइन छोड़ी डेप्यूटी कमिश्नर केंद्रीय विद्यालय संगठन 18 इंस्टीट्यूशनल एरिया शहीद जीत सिंह मार्ग न्यू दिल्ली 110016, ठीक है। ये हो गया रिसीवर्स एड्रेस। एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर, फिर एक गैप छोड़ के सर मैडम, एक लाइन छोड़ के विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश इन द हिंदू डेटेड 1 मार्च 2026, आई विश टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर इन केंद्रीय विद्यालय संगठन, डायरेक्ट पर्पज बताया। फिर इसके बाद अपनी क्वालिफिकेशन बता दी, आई हैव कंप्लीटेड माई बी एड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, होल्ड अ बैचलर्स डिग्री इन आर्ट विद इंग्लिश एज ए मेजर सब्जेक्ट, I have qualified CTET for primary stage. I possess good communication skill, strong interest in child-centered teaching method, ability to create an engaging classroom environment. अपनी डिटेल बता दी थोड़ी सी। इसके बाद I would be grateful if you consider my application, grant me an opportunity to appear in the interview. My biodata is enclosed for your kind consideration. अपना बायोडाटा इनक्लोज कर दिया, लिखा हुआ है थैंकिंग यू योर्स फेथफुली मोहित। इनक्लोजर में क्या है, बायोडाटा। बायोडाटा कहाँ है, अगले पेज पे, ये रहा बायोडाटा। नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, हो गया। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में पहले क्या बताया, बीएड, बीए, ट्वेल्थ, टेंथ, यूनिवर्सिटी, ईयर, परसेंटेज बता दिया। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में सीटेट क्लियर है, बताया। स्किल्स बता दी, हॉबीज बता दी। रेफरेंस अवेलेबल ऑन रिक्वेस्ट, रेफरेंस में यहाँ पे बताने चाहिए थे, अगर नहीं बताए तो इन्होंने क्या लिख दिया, अवेलेबल ऑन रिक्वेस्ट की बाद में बता दूंगा, जब अगर आप पूछोगे तब बता देंगे, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट आता है फिर लेटर टू एडिटर। अभी ये लेटर टू एडिटर अपने 10 12 में बहुत क्या हुआ, ठीक है, इंग्लिश के पेपर में कंफर्म ही था, हर साल आता ही आता था। अब ये क्या होता है, ये हम किसी भी न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिखते हैं और उसमें हम ना या तो अपना कोई ओपिनियन देते हैं या अपने मोहल्ले में कोई प्रॉब्लम है उसकी तरफ उनका मतलब ध्यान पहुंचाता है कि हाँ हमारे मोहल्ले में ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है। तो यहाँ पे दो तरीके की प्रॉब्लम होगी, ठीक है। एक तो होगी ग्लोबल प्रॉब्लम कि जो हर जगह मानी जाती है, और दूसरी होगी लोकल एरिया लेवल प्रॉब्लम, ठीक है, कि खास एक मोहल्ले में ही वो प्रॉब्लम चल रही है, या फिर कोई एक आर्टिकल वहाँ पे पब्लिश होगा उसके रिप्लाई में आप ये लेटर लिख रहे हो, ठीक है। ये आप चाहते हो कि ये लेटर उनके अखबार में छपे, उनके न्यूज़पेपर में छपना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए। ये फॉर्मल लेटर ही होता है तो फॉर्मेट सेम रहेगा, अंदर जो बॉडी के पैराग्राफ होते हैं ना वो चेंज हो जाएंगे थोड़े थोड़े। जैसे देखो पैराग्राफ 1 में प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगा, इसमें आप सीधा अपने आइडेंटिफाई करोगे अपने इशू को, ठीक है। इसमें स्पेसिफिक रहना है कौन सा एरिया कितना ज़्यादा है और क्या एग्जैक्टली आप चाहते हो प्रॉब्लम से, ठीक है। स्टार्ट कैसे करना है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन टू, ठीक है। इस लाइन से हमेशा स्टार्ट करोगे एडिटर वाला लेटर। पैराग्राफ 2 में आप इम्पैक्ट और एविडेंस बताओगे कि कैसे वो प्रॉब्लम आपको इफेक्ट कर रही है, लोगों को इफेक्ट कर रही है। स्पेसिफिक डाटा, एग्जांपल, इंसिडेंट्स बताओगे, कौन अफेक्टेड है, कितना बुरी तरीके से अफेक्टेड है ये और कितने दिन से ये सब चल रहा है। पैराग्राफ 3 में आप सॉल्यूशन करोगे और अपील करोगे कि इसको ना या तो इमीडिएट एक्शन ले, गवर्नमेंट इस मैटर में देखे, ठीक है, कि आई होप द कंसर्न अथॉरिटीज विल टेक इमीडिएट एक्शन या आई रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट टू लुक इनटू दिस मैटर, ठीक है। ये हो गया आपका फॉर्मेट, मतलब बेसिक स्पेलिंग जो आपको रखनी है उसमें लिखना है। अब देखो जैसे योर स्कूल इज सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ द सिटी, मैनी स्ट्रे एनिमल्स रोम ऑन द स्कूल रोड कॉजिंग ट्रैफिक जैम एंड एक्सीडेंट्स, ठीक है, कि आपका स्कूल शहर के बीचों बीच में है, वहाँ पे बहुत सारे ना वो ऐसे जानवर है जो किसी ने पाल नहीं रखे, गलियों में ऐसे घूमते रहते हैं, स्ट्रे एनिमल्स है, घूमते रहते हैं स्कूल के आसपास, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम लगता रहता है, एक्सीडेंट होते हैं। इस प्रॉब्लम को लेकर आपको लेटर लिखना है एडिटर को इंडियन एक्सप्रेस के,
अटेंशन करनी है किसकी, म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ की इस नुइसेंस पे, मतलब इस प्रॉब्लम पे। आपका नाम क्या है, रुक्मणी राकेश, हेड गर्ल या बॉय, के सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेंगलोर, ठीक है। देखो सेंडर्स एड्रेस, एक लाइन छोड़ी, डेट एक लाइन छोड़ी, एडिटर इंडियन एक्सप्रेस मैंगलोर, एक लाइन छोड़ी, सब्जेक्ट प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रे एनिमल्स कॉजिंग ट्रैफिक कंजेशन नियर स्कूल्स, हो गया। लोकल एरिया लेवल प्रॉब्लम है, सर मैम थ्रू द कॉलम ऑफ your esteemed newspaper I would like to draw the attention of municipal authorities to the growing problem of stray animals roaming freely on the roads near our school। पहला पैराग्राफ सेम है, लास्ट में देखो, I request the concerned municipal authorities to take immediate step to control this issue by relocating stray animals and ensuring proper management so that the safety of students and commuters is not compromised। ये कह रहा है कि म्यूनिसिपल अथॉरिटीज जो कंसर्न है वो एक इमीडिएट स्टेप ले, इन लोगों को जो स्ट्रे एनिमल्स हैं इनको रीलोकेट करे, यहाँ से ले जाके कहीं और इनको मतलब क्या कर दे, कहीं और ले जाके इनको छोड़ दे, और एक प्रॉपर मैनेजमेंट इंश्योर करे ताकि बच्चे और आने जाने वाले लोग उनकी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज ना हो, ठीक है, वो लोग सेफ रहें। आई होप द अथॉरिटीज विल लुक इनटू दिस मैटर एंड टेक प्रॉम्प्ट एक्शन। अथॉरिटीज इस मैटर में देखेंगे, एक्शन लेगी। बीच में इन्होंने अपनी डिटेल को एक्सप्लेन कर दिया होगा, जैसे के सीनियर सेकेंडरी स्कूल इज लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ सिटी वेयर ट्रैफिक मूवमेंट इज क्वाइट हैवी। The presence of stray cattle and dog on the school road has made the situation worse. These animals often sit or wander in the middle of the road, leading to frequent traffic jam and sometimes even accidents. Students and pedestrians find it difficult to cross the road safely, especially during the morning and afternoon school hours। ठीक है, प्रॉब्लम लिख दी। अब देखो इसमें इन्होंने फिर लास्ट में योर्स फेथफुली अपना नाम और अपनी डेजिग्नेशन लिख दी, हो गया। इसके बाद आता है हमारा कंप्लेंट लेटर। अब कंप्लेंट लेटर क्या है, तो कंप्लेंट लेटर भी फॉर्मल लेटर ही है। इसमें आपको कोई प्रोडक्ट मिला है, कोई सर्विस है, ठीक है, जो आप सेटिस्फाई नहीं हो जिससे, ठीक है, तो उसके खिलाफ जब आप कंप्लेंट करते हो, ऑफिशियल कंप्लेंट करते हो, तब आपको ये वाला लेटर लिखना है। अब इसमें ना ज़्यादातर आपको चीज़ें कुछ ध्यान रखनी है, जैसे रेफरेंस डिटेल आप इसमें दोगे। जैसे देखो सबसे पहले अगर आपने कुछ ऑर्डर करा है, ठीक है, फ्लिपकार्ट का कोई ऑर्डर करा है, वो ऑर्डर आपका बेकार आया, तो आपको ऑर्डर नंबर, बिल नंबर, डेट ऑफ परचेज ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। या कोई पब्लिक यूटिलिटी फेलियर है, कोई सामान है पब्लिक का जो कि खराब हो गया, अब जो आपको यूज़ नहीं हो पा रहा है, तो प्रीवियस कंप्लेंट अगर आपने कोई करी है वो सब इसमें बताओगे, ठीक है। इसके बाद प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करोगे कि प्रॉब्लम क्या है, तो फैक्चुअल, स्पेसिफिक और अनइमोशनल रहना है, ठीक है। कंप्लेंट लेटर में अपनी टोन संभाल के रखनी होती है, ठीक है, इसमें ज़्यादा ऐंठ नहीं चलती है। तो यहाँ पे बताओगे कि क्या गलत गया, कैसे, कब, कहाँ, कितनी बार, ठीक है। इसमें ये नहीं लिखना कि आपकी सर्विस ही खराब है, आपका स्कूल खराब है, जो भी आप कंप्लेंट जिसके खिलाफ भी कर रहे हो, लेकिन आपकी फ्लिपकार्ट है तो आपके डिलीवरी वाली खराब है, ये सब नहीं लिख देना है। यहाँ पे आप ये लिखोगे कि जो प्रोडक्ट है वो मेल फंक्शन करेगा 3 टाइम्स पास्ट में भी 2 वीक्स डिस्पाइट बिंग अंडर वारंटी, ठीक है, मतलब लास्ट 2 हफ्ते में इनका जो प्रोडक्ट है वो लगातार बार बार 3-4 बार खराब हो चुका है जबकि वो वारंटी में है। तो ऐसा कुछ लिखना है, ना कि ये लिखना कि योर सर्विस इज टेरिबल। फिर इम्पैक्ट स्टेटमेंट होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम आपको कैसे अफेक्ट कर रही है, कोई फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, हजार्ड लॉस हो रहा है, इनकन्वीनियंस हो रही है, टाइम खराब हो रहा है, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि आपकी कंप्लेंट कितनी अर्जेंट है। उसके बाद रेजोल्यूशन एक्सपेक्ट करना है, ठीक है। तो आप ये बताओगे कि आपको क्या चाहिए, रिप्लेसमेंट चाहिए, रिफंड चाहिए, रिपेयर करवाना है, एपोलॉजी चाहिए, कोई भी एक्शन करवाना है, ठीक है। एक रीजनेबल डेडलाइन, ऐसा टाइम देना कि हाँ ये नहीं कि मुझे आधे घंटे में ये ठीक चाहिए, 1 घंटे में ठीक चाहिए, तो लगभग जो एक रीजनेबल टाइम हो वो एक डेडलाइन आपको देनी है, ठीक है। जैसे आई रिक्वेस्ट अ रिप्लेसमेंट विद इन 7 वर्किंग डेज, कि मुझे ये प्रोडक्ट जो है वो रिप्लेस चाहिए 7 दिन के अंदर। फेलिंग विच आई शैल बी कंपेल्ड टू अप्रोच द कंज्यूमर फॉर्म। कंज्यूमर फॉर्म वो है जहाँ पे आपको अगर कोई सर्विस या प्रोडक्ट पसंद नहीं आता, आप वहाँ पे जाके कंप्लेंट कर सकते हो अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है, ठीक है। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है इस लेटर कंप्लेंट वाले में, जैसे आपको अपनी डेट स्पेसिफिक रखनी है, नंबर और रेफरेंस नंबर आपको स्पेसिफिक रखना है, ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए इनमें। फैक्ट्स रखने, इमोशन नहीं। स्पेसिफिक रेजोल्यूशन आपको रिक्वेस्ट करना है, रीजनेबल डेडलाइन हो, टोन प्रोफेशनल होनी चाहिए, ठीक है। और प्रीवियस अटेम्प्ट अगर आपने कोई करा है कि ठीक कराने की कोशिश करी है किसी से, तो वो भी मेंशन कर देना। नेक्स्ट है, देखो जैसे इसका सैंपल है, राइट ए लेटर टू म्युनिसिपल कमिश्नर कंप्लेनिंग अबाउट द पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स इन योर एरिया दैट हैज लेड टू फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट स्पेशली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। मतलब बारिश के मौसम में ना इनके मोहल्ले में जो सड़कें वो इतनी खराब है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। तो क्या चाहिए, रिक्वेस्ट इमीडिएट रिपेयर एंड प्रॉपर ड्रेनेज। तो जो नाली और नाले वगैरह होते हैं तो उनको प्रॉपर ड्रेनेज हो जाए, ठीक है, और आसपास की जो सड़कें उनको रिपेयर करा दें, ये रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं। यू आर निर्मला नितिन ऑफ सरिता विहार न्यू दिल्ली। तो देखो एड्रेस लिख दिया B42 सरिता विहार न्यू दिल्ली, एक लाइन छोड़ के डेट आ गई, एक लाइन छोड़ के रिसीवर्स एड्रेस, एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट
कंप्लेंट रिगार्डिंग द पोर कंडीशन ऑफ रोड्स इन सरिता विहार। डायरेक्ट को सब्जेक्ट लिख दिया अपना, एक लाइन छोड़ के सर मैडम, एक लाइन छोड़ के आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द एक्सट्रीमली पोर कंडीशन ऑफ रोड्स इन सरिता विहार एरिया। डायरेक्ट बताया द रोड्स इन आवर लोकेलिटी हैव डेवलप्ड सेवरल डीप पिट पोटहोल्स एंड अनइवन सर्फेस। तो सड़क में बहुत सारे गड्ढे हो गए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से रेसिडेंट्स को इनकन्वीनियंस हो रही है, आने जाने वालों को इनकन्वीनियंस हो रही है। द सिचुएशन बिकम्स इवन मोर डेंजरस ड्यूरिंग रेनी सीजन व्हेन द पोटहोल्स गेट फिल्ड विद वाटर। जब उन गड्ढों में पानी भर जाता है रेनी सीजन में तो सिचुएशन और ज़्यादा खराब हो जाती है, ठीक है, जिस वजह से उन पर ध्यान नहीं जाते और बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। इन एडिशन द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम भी नहीं है तो सड़कों पे पानी इकट्ठा होने लग जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। आई काइंडली रिक्वेस्ट द कंसर्न अथॉरिटीज टू टेक इमीडिएट एक्शन टू रिपेयर द डैमेज रोड एंड इम्प्रूव द ड्रेनेज सिस्टम इन द एरिया। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए और डैमेज रोड को रिपेयर करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। प्रॉम्प्ट अटेंशन टू दिस इशू विल ग्रेटली इनहेंस रोड सेफ्टी एंड कन्वीनियंस फॉर द रेसिडेंट। ठीक है, इसमें डेडलाइन नहीं दी है, सही है, ठीक है, क्योंकि सड़क वड़क बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, तो एक डेडलाइन देना गलती है इसमें। तो योर्स फेथफुली नितिन, रेसिडेंट सरिता विहार न्यू दिल्ली। हो गया लेटर, कंप्लेंट लेटर। नेक्स्ट आता है इनफॉर्मल या पर्सनल लेटर। ये वाले पर्सनल लेटर ना, इसमें एक चीज़ होती है कि इसमें आप जो टोन है ना वो आप टोन अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसमें ज़्यादा फॉर्मल नहीं रहना तो, क्योंकि आपके दोस्त आपके घर वाले ही हैं, आपके रिश्तेदार हैं, ठीक है, इन सबको आप पर्सनली जानते हो। तो देखो सेंडर्स एड्रेस तो इसमें भी चाहिए, दोनों में चाहिए, क्योंकि अगर आपका लेटर नहीं पहुंचा तो वो वापस आ जाएगा। ठीक है, रिसीवर्स एड्रेस इसमें नहीं लिखना होता लेटर में। डेट इसमें लिखते हैं, इसमें इनफॉर्मल डेट भी हो सकती है 5 मार्च 2026। ठीक है, सब्जेक्ट लाइन इसमें रिक्वायर होती है फॉर्मल में। इनफॉर्मल में जब आप अपने दोस्त का लिख रहे हो तो सब्जेक्ट बताने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, सैल्यूटेशन में जहाँ सर मैडम लिखते थे, अब हम डियर के बाद सीधा फर्स्ट नेम लिखेंगे, जैसे डियर मम्मी, डियर पापा, डियर रिंकी, डियर राहुल, ठीक है, जो भी आपको नाम आ रहा है। टोन कैसे होगी, इसमें पोलाइट और फॉर्मल होती थी फॉर्मल लेटर में, इसमें पर्सनल, इमोशनल, वार्म, कन्वर्सेशनल, कुछ भी टोन हो सकते हैं, जैसे आप नॉर्मली घर में बात करते हो। अब जो बॉडी होगी उसके 3 स्ट्रक्चर पैराग्राफ होते थे, इसमें फ्री फ्लोइंग होगा, 2 पैराग्राफ भी लिख सकते हो, 4 पैराग्राफ भी लिख सकते हो। क्लोजिंग उसमें योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली से होती थी, इसमें होगी विद लव, योर्स लविंगली, योर फ्रेंड, वार्म रिगार्ड्स। सिग्नेचर उसमें फुल नेम और डेजिग्नेशन लिखते थे, यहाँ पे सिर्फ अपना फुल नेम लिख सकते हो या अपना पेट नेम, निक नेम, कुछ भी लिख सकते हो। तो ये होता है हमारा इनफॉर्मल लेटर या पर्सनल लेटर, जो कि हम दोस्तों को लिखते हैं। मेन चेंज क्या है, रिसीवर्स एड्रेस नहीं आएगा, सब्जेक्ट नहीं आएगा, और यहाँ पे डियर सर मैम की जगह क्या आएगा, नाम। ठीक है, डियर राहुल, डियर कुछ भी, तो और लास्ट में फुल नेम के साथ डेजिग्नेशन लिखते थे, यहाँ पे फर्स्ट नेम आएगा सिर्फ, कि जैसे मैं लिखूँ तो मैं सिर्फ लिखूँगा योर्स विद लव दीपक। ठीक है, योर्स फेथफुली यहाँ पे पूरा नाम आता था, यहाँ पे विद लव या योर फ्रेंड, उसके बाद सिर्फ फर्स्ट नेम। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन से लेटर्स हो सकते हैं, एडवाइस लेटर्स हो सकते हैं, जैसे अपने छोटे भाई को स्टडी हैबिट्स पे, हेल्थ पे, करियर चॉइस पे, राइटिंग हैबिट पे एडवाइस देनी है। डिस्क्रिप्शन लेटर हो सकता है कि आप कहीं घूमने गए हो, ठीक है, कोई ट्रिप पे गए हो, फेस्टिवल, स्कूल इवेंट, न्यू सिटी, फर्स्ट डे एट स्कूल जॉब, उसको एक्सप्लेन करो। कॉन्ग्रेचुलेशन, कोई कंपटीशन जीत लिया, सिलेक्ट हो गए किसी चीज़ में, अच्छा रिजल्ट आया एग्जाम का। इन्विटेशन के, शादी, बर्थडे, स्कूल के फंक्शन, वर्कशॉप वगैरह में इन्वाइट करना है। इनकरेज करने के लिए, हाँ कोई एक फ्रेंड है जो मुश्किल टाइम से जा रहा है, ठीक है, डिप्रेशन में, एग्जाम स्ट्रेस है, हेल्थ इशू है, तो उसको इनकरेज करने के लिए। शेयरिंग न्यूज़, कोई भी एक नई जॉब मिल गई, फैमिली इवेंट है, पर्सनल अचीवमेंट है, तो उसकी न्यूज़ शेयर करने के लिए। तो ये सब हमारे पर्सनल लेटर्स होते हैं। अब देखो, जैसे राइट ए लेटर टू योर यंगर सिस्टर एडवाइजिंग हर हाउ टू प्रिपेयर फॉर हर फर्स्ट स्कूल एग्जामिनेशन। पहली बार उसके स्कूल एग्जामिनेशन हो रहे हैं, ठीक है, अब उसको एडवाइस करना है, छोटी बहन है। शेयर प्रैक्टिकल स्टडी टिप्स, प्रैक्टिकल स्टडी टिप्स उसके साथ शेयर करनी है, तो उसको इंकरेज करना है कि वो कॉन्फिडेंट रहे, स्ट्रेस फ्री रहे। यू आर स्टडिंग इन ए टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, तो आप अभी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में पढ़ रहे हो, जैसे आप DLED कर रहे हो या फिर BEd कर रहे हो फेस टू फेस मोड से। ठीक है, तो रूम नंबर 12 टीचर ट्रेनिंग कॉलेज हॉस्टल लखनऊ, खुद से बनाया है ये एड्रेस। ठीक है, इसमें नहीं था तो खुद से बना लिया। डेट छोड़ के 5 मार्च। अब देखो, इसमें रिसीवर्स एड्रेस नहीं होता है, नहीं है, सब्जेक्ट नहीं होता, नहीं है। डियर रिया, आई होप यू आर डूइंग वेल। अब यहाँ पे ना नॉर्मल जैसा आप अपने दोस्तों से बात करते हो वही सब लिखेंगे, लेकिन 1-2 लाइन जो है वो फिक्स ही होती है, जैसे आई होप यू आर डूइंग वेल, सब अच्छा है, ठीक है, मम्मी को ये बोलना, पापा को ये बोलना, लास्ट में नमस्ते वमस्ते वो सब करना होता है। जैसे आई होप यू आर डूइंग वेल, मदर टोल्ड मी दैट योर फर्स्ट स्कूल एग्जामिनेशन इज अप्रोचिंग एंड आई थॉट ऑफ राइटिंग टू शेयर अ फ्यू सिंपल टिप्स दैट माइट हेल्प यू प्रिपेयर बेटर। कि मम्मी ने बताया कि तेरे पहले एग्जाम आने वाले स्कूल के, तो मैं सोचा कि मतलब तुझे एक बता दूं कि कुछ सिंपल टिप्स जिससे तू अपनी तैयारी अच्छे से कर पाए।
ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ स्टडी टाइम टेबल, एक टाइम टेबल बना, उसको फॉलो कर, अपने टाइम को सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर ले, सारे लेसन्स रिवाइज कर, ठीक है, उनको लास्ट मोमेंट के लिए नहीं छोड़ना है। पढ़ते टाइम अपने बुक्स को, नोट्स को, स्टेशनरी को ऑर्गेनाइज रखना है, ठीक है, ताकि उनको ढूंढने में टाइम खराब ना हो। प्रैक्टिस राइटिंग आंसर प्रैक्टिस करते रहो, सैम्पल क्वेश्चन को देखते रहो अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए। साथ साथ जो छोटे छोटे ब्रेक लेते रहने चाहिए, मतलब पढ़ाई के ना स्लॉट बना लो कि एक एक घंटे का स्लॉट है, 5 5 मिनट का रेस्ट ले लिया, 10 10 मिनट का रेस्ट ले लिया। नींद प्रॉपर लेनी है, ठीक है, नर्वस नहीं होना एग्जाम में, काम रहना है, खुद पे भरोसा रखना है, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, ताकि गलती ना हो जाए, सिली मिस्टेक्स ना हो। ये हो गया। आई एम श्योर यू विल डू वेरी वेल, वर्क हार्ड एंड स्टे कॉन्फिडेंट, डू राइट टू मी आफ्टर एग्जाम, जब एग्जाम खत्म हो जाए तो मुझे बताइए कैसा गया, ठीक है। विद लॉट्स ऑफ लव, योर ब्रदर अमित। हो गया। यही है हमारा पर्सनल लेटर। अब ऐसे ही एक सैम्पल लेटर और है, जैसे राइट ए लेटर टू योर चाइल्डहुड फ्रेंड, अपने दोस्त को लिखना है, हु इज गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट टाइम, इनकरेजिंग हिम हर टू स्टे पॉजिटिव, रिमाइंडिंग हिम हर और हैप्पी मेमोरीज यू शेयर ड्यूरिंग स्कूल डेज। ठीक है, एक मतलब तुम्हारे बचपन का दोस्त है जो डिफिकल्ट टाइम से जा रहा है, अब उसको इनकरेज करने की पॉजिटिव रहे, उसको बचपन के दिनों की कहानियां सुनानी है, याद कराने है सब कुछ। तो देखो, सेंटर से एड्रेस, लाइन छोड़ दी, डेट लाइन छोड़ के सीधा डियर राहुल, ना सब्जेक्ट है और ना रिसीवर्स एड्रेस, क्योंकि इनफॉर्मल लेटर है। आई वॉज सॉरी टू हियर दैट यू हैव बीन गोइंग थ्रू डिफिकल्ट टाइम लेटली, ये सॉरी बोल के और बस आगे उसे अपने बचपन की याद दिला रहा है। ठीक है, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कीप योर स्पिरिट हाई, आई होप टू सी यू सून एंड रिलीव सम ऑफ अवर ओल्ड मेमोरीज टुगेदर, योर फ्रेंड अमन। हो गया, ये आप पढ़ लोगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, रिपोर्ट राइटिंग। देखो लेटर्स हो गए ना, क्लियर हुआ। दो ही फॉर्मेट है, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल। फॉर्मल वाले में भी, एडिटर वाले में आपको कुछ लाइनें याद रखनी पड़ेंगी, बाकी सेम है। इनफॉर्मल वाले में भी सेम है, एक दो बार आप पढ़ोगे आप आराम से लिख पाओगे। ठीक है, अब आता है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग दो तरीके की होती है, एक होती है न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग, एक होती है एनालिटिकल रिपोर्ट। न्यूज़पेपर रिपोर्ट जो आपको न्यूज़पेपर में छपवानी है, ठीक है, जैसे एक रिपोर्ट मतलब खबर आती है ना अखबार में, न्यूज़ आती है, तो एक तरीके से आपको एक न्यूज़ लिखनी है, और दूसरा एक एनालिटिकल रिपोर्ट, मतलब एनालाइज करने सिचुएशन को, जो भी आपके क्वेश्चन में होगी वो। तो देखो, न्यूज़पेपर रिपोर्ट क्या है, फैक्चुअल अकाउंट है किसी इवेंट का, जो कि पब्लिकेशन मतलब छपने के लिए, न्यूज़पेपर में छपे या स्कूल मैगजीन में छपे, उसके लिए बनती है। सीबीएसई का फॉर्मेट क्या है कि सबसे पहले हेडलाइन लिखोगे, कैची होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, अटेंशन ग्रैबिंग हो, कैपिटल में और बोल्ड हो। ठीक है, कैपिटल और बोल्ड। ठीक है, बोल्ड मतलब मोटा मोटा लिखो और कैपिटल में लिखो। तो जैसे ग्रैंड साइंस एग्जीबिशन हेल्ड एट केवी सेक्टर 12, ये हो गया हेडलाइन। उसके बाद एक रिपोर्टर नेम आनी चाहिए, जैसे बाय मोहित कुमार, बाय दीपक, बाय टीचर्स प्लेस, बाय टॉपर्स चॉइस पब्लिकेशन। फिर डेट और प्लेस, कि वो प्लेस बता दो कहाँ है और डेट। उसके बाद पैराग्राफ स्टार्ट करो, बॉडी लिखो और क्लोजिंग कर दो। ठीक है, इसकी ओपनिंग कैसे होती है, इसमें आपको याद रखना पड़ेगा 5W1H। 5W1H क्या है, तो हु, वाट, वैन, वेयर, वाई, हाउ, इनके आंसर करने। जैसे आप इनके आंसर करोगे आपका पैराग्राफ बन जाएगा। ठीक है, फिर डिटेल्स लिखोगे, इंक्रीजिंग मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस, सबसे पहले सबसे मेन खबर, उसके बाद उससे कम खबर इंपॉर्टेंस वाली खबर, उससे कम इंपॉर्टेंस वाली खबर। ठीक है, उसके बाद आप क्लोजिंग कर दोगे। ध्यान क्या देना, देखो सबसे पहले हो में आप बताओगे कौन इन्वॉल्व था। तो जैसे स्पोर्ट, स्कूल स्पोर्ट्स डे सैंपल है, मान लो एग्जाम्पल है आपका स्कूल स्पोर्ट्स डे हो रहा है, तो आप बताओगे क्लास 1 to 5 के स्टूडेंट्स थे, चीफ गेस्ट थे श्री रमेश शर्मा अर्जुन अवार्डी। ठीक है, ये इन्वॉल्व थे। क्या हुआ, तो एनुअल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट हुआ एथलेटिक इवेंट्स के साथ और कल्चरल मार्च पास्ट। कब हुआ, 28 फरवरी 2026, 9 AM से 3 PM। कहाँ हुआ, इन द स्कूल प्लेग्राउंड, केवी सेक्टर 12, न्यू दिल्ली। क्यों हुआ, टू प्रमोट स्पोर्ट्समैनशिप एंड फिजिकल फिटनेस अमंग स्टूडेंट्स। कैसे हुआ, थ्रू इंटर हाउस कॉम्पिटिशन इन स्प्रिंट, रिले, लॉन्ग जंप एंड टीम स्पोर्ट्स। जैसे ही आप ये सब लिखोगे तो आपका पहला पैराग्राफ बन गया, रिपोर्ट बन गई, और बस ऊपर एक हेडिंग देनी है। ठीक है, ये फॉर्मेट समझ में आया। अब देखो इसका सैंपल। ठीक है, अच्छा हाँ, पिरामिड स्ट्रक्चर भी देख लो, जो सेकंड पैराग्राफ में बोला था ना कि कम इंपॉर्टेंस वाली चीज़ें बतानी है। तो देखो, सबसे पहले आपको बताना है लेवल 1, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, हु, वाट, वैन, वेयर, हाउ बता दोगे। उसके बाद लेवल 2 आएगा इंपॉर्टेंट डिटेल्स। ठीक है, स्पेसिफिक एक्टिविटी की, लॉन्ग जंप में तो इसने बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया, या रिले रेस में इतना कुछ अच्छा हुआ, सब लोगों का ध्यान उसी पे था। ठीक है, पार्टिसिपेंट्स का नंबर बता सकते हो, हाईलाइट बता सकते हो कि इतने ज़्यादा लोगों ने देखा। और फिर लास्ट में सबसे कम इंपॉर्टेंस वाला, जिसमें बैकग्राउंड या एक्स्ट्रा खबर देते हो, जैसे कोर्स या कोई रिएक्शन या हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट बता दो, फ्यूचर इंप्लीकेशन बता दोगे कि आगे जाके ये बच्चे और अच्छा करेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ इसमें लिख दोगे। तो ये होता है बॉडी वाला पार्ट। अब इसमें ना फायदा ये होता है कि इसमें
सिर्फ नीचे की अगर एक लाइन काट दोगे तो भी आपकी न्यूज़ काम की मतलब रहेगी, ठीक है। तो ये अलाउ करता है एडिटर को टू कट फ्रॉम द बॉटम विदाउट लूजिंग एसेंशियल इन्फॉर्मेशन। अगर आपके वर्ड्स ज़्यादा हो रहे हैं तो आप मेन मेन खबर लिख दोगे ऊपर ही, तो नीचे का अगर नहीं भी लिखोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। इसलिए ऐसा होता है इन्वर्टेड पिरामिड स्ट्रक्चर। अब देखो जैसे एग्जांपल देखो, योर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड अ वर्कशॉप ऑन हाउ टू कंजर्व एनर्जी इन विच अ नंबर ऑफ सीबीएसई स्कूल्स पार्टिसिपेटेड। बहुत सारे सीबीएसई के स्कूल पार्टिसिपेट करा, वर्कशॉप थी हाउ टू कंजर्व एनर्जी पे। मैनी एमिनेंट पर्सनैलिटीज एड्रेस द स्टूडेंट, बहुत सारे जो मेन मेन लोग थे उन्होंने आके लोग बच्चों से बात करी। राइट ए रिपोर्ट इन 120 to 150 वर्ड्स फॉर योर स्कूल मैगजीन। स्कूल मैगजीन के लिए लिखना है यू आर रोहिणी या रेहान ऑफ KRM सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुड़गांव, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखना है देखो, कैपिटल में बोल्ड में एक मतलब हेडिंग लिखनी है, तो वर्कशॉप ऑन एनर्जी कंजर्वेशन ऑर्गेनाइज्ड एट KRM स्कूल हो गया। किसके द्वारा, बाय रोहिणी, प्लेस और डेट हो गया। इसके बाद इन्होंने लिखना शुरू करा, देखो सबसे पहले KRM सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुड़गांव ऑर्गेनाइज्ड एन इंफॉर्मेटिव वर्कशॉप ऑन हाउ टू कंजर्व एनर्जी ऑन 3 मार्च। स्टूडेंट्स एंड टीचर फ्रॉम सेवरल सीबीएसई स्कूल पार्टिसिपेटेड एंथुसियास्टिकली। कहाँ हुआ देखो, कहाँ हुआ, क्या हुआ, ये कब हुआ, कौन पार्टिसिपेट कर रहा था, सारा लिख दिया। द वर्कशॉप बिगिन, अब थोड़ा कम इंपॉर्टेंस वाले कि कैसे स्टार्ट हुई वर्कशॉप, तो वेलकम एड्रेस प्रिंसिपल ने दिया, इंपॉर्टेंस बताया एनर्जी कंजर्वेशन का, बहुत सारे लोगों ने उनसे बात करी, साइंटिस्टों ने आके बात करी, एक्सपर्ट ने बात करी, उन्होंने एक्सप्लेन करा प्रैक्टिकल वेज कैसे एनर्जी कंजम्पशन को हम कम कर सकते हैं, स्विच ऑफ कर सकते हैं चीज़ों को जब हम यूज़ ना कर रहे हो, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं, इको फ्रेंडली हैबिट्स को डेली लाइफ में अडॉप्ट कर सकते हैं। उसके बाद उससे कम इंपॉर्टेंट वाली चीज़ जैसे इंटरेक्टिव सेशन और प्रेजेंटेशन मेड द वर्कशॉप इंगेजिंग, इंगेजिंग बनी वर्कशॉप प्रेजेंटेशन वगैरह से, इन्फॉर्मेटिव थी स्टूडेंट्स के लिए। पार्टिसिपेंट्स ऑल्सो शेयर थे, बच्चों ने भी अपने आइडियाज़ बताए कि कैसे एनर्जी सेविंग को प्रमोट कर सकते हैं घरों में, स्कूलों में। वर्कशॉप कंक्लूडेड विद द वोट ऑफ थैंक्स, वर्कशॉप खत्म हुई वोट ऑफ थैंक्स से, और बच्चों को इंस्पायर करा रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने के लिए, ठीक है। क्यों हुई लास्ट में ये बता दिया देखो, ठीक है। ये है रिपोर्ट, हो गया, समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट एक आती है फिर एनालिटिकल रिपोर्ट, वो थी न्यूज़पेपर रिपोर्ट, ठीक है। अब है एनालिटिकल, इन दोनों में क्या फ़र्क है, उसमें हम इन्फॉर्म करते हैं किसी इवेंट के बारे में न्यूज़पेपर रिपोर्ट में, इसमें हम सिचुएशन को एनालाइज करके रिकमेंड करते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा करना चाहिए, ठीक है। उसमें जो टोन होगी वो हमारी ऑब्जेक्टिव होगी जर्नलिस्टिक, जैसे जर्नलिज्म वाले करते हैं ना न्यूज़पेपर वगैरह में छापने के लिए कि हाँ लोगों को बता दे खबर। एनालिटिकल रिपोर्ट में फॉर्मल, इवेल्युएटिव और प्रोफेशनल होती है। इवेल्युएटिव मतलब आपको किसी नतीजे पे, रिजल्ट पे पहुंचना है। स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट खबर ऊपर होगी। इसका स्ट्रक्चर सेक्शन कैसे होता है, पहले इंट्रोडक्शन बताओगे, फिर आपने रिपोर्ट में क्या पाया, फिर क्या एनालाइज करके क्या है, और लास्ट में रिकमेंडेशन क्या दे रहे हो आप, ठीक है। इसका जो राइटर होता है, रिपोर्टर स्टूडेंट जर्नलिस्ट होता है। इसका जो राइटर होता है वो कौन होता है, टीचर, कोऑर्डिनेटर या कमेटी होते हैं एनालिटिकल रिपोर्ट बनाने के लिए। जैसे समिति, एजुकेशनल कमिटीज है ना, आपने देखी होगी, तो फिर वो अपनी रिपोर्ट देते हैं। अभी के लिए जो टीचर लगे हुए हैं तो उनको लिए अभी देखो 8th पे कमीशन आ रहा है, तो उसके लिए एक कमेटी बनी है, वो अपनी रिपोर्ट जमा करेगी। तो वो कौन सी रिपोर्ट बनाएगी, वो एनालिटिकल रिपोर्ट बनाएगी। वो पहले इंट्रोडक्शन देगी, फिर फाइंडिंग्स बताएगी, फिर एनालिसिस करके लास्ट में रिकमेंड कर देगी फिटमेंट फैक्टर कितना हो, ये सब कितना हो। तो वो वाली रिपोर्ट जो होती है ना वो होती है एनालिटिकल रिपोर्ट। तो कोई कमेटी, कोई कोऑर्डिनेटर, कोई टीचर बनाता है। ऑडियंस कौन होगा इसके, तो स्कूल मैगजीन या जनरल रीडर होंगे। न्यूज़पेपर में छपी तो जनरल रीडर, स्कूल मैगजीन में छपी तो स्कूल के बच्चे। एनालिटिकल रिपोर्ट अगर टीचर बना रहे तो प्रिंसिपल देखेगा, कोऑर्डिनेटर बना रहे मैनेजमेंट देखेगी, कमेटी बना रहे तो अथॉरिटी देखेगी, ठीक है। इसमें रिकमेंडेशन होते हैं, नहीं होते, न्यूज़पेपर में कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है। एनालिटिकल रिपोर्ट में रिकमेंडेशन होता है, जरूरी पार्ट होता है उसका, ठीक है। इसका सैंपल देख लेते हैं एनालिटिकल रिपोर्ट का। फॉर्मेट में देखो सबसे पहले टाइटल आएगा, क्लियर आएगा, डिस्क्रिप्टिव आएगा, लेकिन कैची नहीं होगा। न्यूज़पेपर में खासियत ये होती है कि लोगों का ध्यान खींचना होता है, तो जो खबर होती है ना वो थोड़ी कैची बनाते हैं, इसमें नहीं होती है, ठीक है। इसमें सिर्फ क्लियर और डिस्क्रिप्टिव होगी, जैसे रिपोर्ट ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिजिटल क्लासरूम इनिशिएटिव, ठीक है। क्लियर है कि किस चीज़ के ऊपर रिपोर्ट है, डिस्क्रिप्टिव है लेकिन कैची नहीं है। उसके बाद हम ऑथर और डेजिग्नेशन बताएंगे, मतलब किसने बनाई है पीपीटी या रिपोर्ट किसने बनाई, तो प्रिपेयर्ड बाय मोहित कुमार, पीआरटी, केवी सेक्टर 12। फिर डेट बताएंगे, डेट 5 मार्च। इंट्रोडक्शन, फाइंडिंग, एनालिसिस और रिकमेंडेशन, ये 4 चीज़ें होंगी इसमें। इंट्रोडक्शन का एक पैराग्राफ होगा जिसमें हम बताएंगे क्या ऑब्जेक्टिव है, स्कोप क्या है, बैकग्राउंड क्या है इस रिपोर्ट का। फिर फाइंडिंग में 2-3 पैराग्राफ लगा सकते हैं, या पॉइंट में भी नंबर बना के डाल सकते हैं कि क्या ऑब्जर्व किया, क्या डाटा कलेक्ट किया, एक्टिविटीज़ कौन कौन सी करी है, पार्टिसिपेशन किस किस ने किया है। फिर एक पैराग्राफ एनालिसिस का जिसमें फाइंडिंग का मतलब बताओगे एनालाइज करके,
कोई पैटर्न बन रहे तो वो बताओगे, कोई चैलेंजेस आए वो बताओगे। लास्ट में रिकमेंडेशंस 1 2 3 4 5 पॉइंट में आप अपने रिकमेंडेशन दे सकते हो कि आगे क्या करना चाहिए, क्या इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, क्या फ्यूचर प्लान हो, वो डाल सकते हैं। आप देखो जैसे राइट एन एनालिटिकल रिपोर्ट ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नो बैग डे, कि स्कूल में ना लास्ट 6 महीने से एक इनिशिएटिव चल रहा है कि एक दिन बच्चा, हफ्ते में एक दिन बच्चा कोई बैग लेके नहीं आएगा स्कूल में। मान लो सैटरडे, जैसे केवीएस में पहले होता था फन डे, इस सैटरडे को बच्चे बैग लेके नहीं आएंगे, ठीक है, बस उस दिन फन डे होता था तो एक्टिविटीज़ कराते थे, अलग अलग किताबें नहीं लेके आते थे बच्चे। अब आपको क्या करना है, उसका ऑब्जेक्टिव कवर करने हैं, एक्टिविटीज़ कंडक्टेड, स्टूडेंट रिस्पॉन्स, चैलेंजेस फेस्ड एंड सजेशन फॉर इंप्रूवमेंट, ये सारी चीज़ें लिखनी है। तो देखो सबसे पहले हेडिंग आएगी जो कि कैची नहीं है, रिपोर्ट ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नो बैग इनिशिएटिव प्रिपेयर्ड बाय डेजिग्नेशन स्कूल, बता दिया। डेट, इंट्रोडक्शन, द नो बैग डे इनिशिएटिव वाज इंट्रोड्यूस्ड इन आवर स्कूल 6 months ago with the aim of reducing academic pressure on students एंड इंकरेजिंग एक्सपीरियंशियल लर्निंग, कि बच्चों पे एकेडमिक प्रेशर कम हो और एक्सपीरियंशियल लर्निंग इंकरेज करें। तो इस दिन बच्चे क्या करते हैं, स्कूल बिना स्कूल बैग के आते हैं, क्रिएटिव और स्किल बेस्ड एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। इंट्रोडक्शन हो गया। फिर एक्टिविटीज़ कंडक्टेड बता दी, बच्चों का रिस्पॉन्स बता दे कि हाँ बच्चे पॉजिटिव हैं, बच्चों को तो अच्छा लगेगा। दे शोड ग्रेट एंथुसियाज्म, एक्टिव पार्टिसिपेशन, ठीक है, फन इंगेजिंग मैनर में सब हेल्प कर रहे थे एक दूसरे की, सब सीख रहे थे। फिर चैलेंजेस फेस्ड, कोई भी चैलेंज आया, जैसे और एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज कराने के जो टाइम था वो बहुत लिमिटेड था, मटेरियल शॉर्टेज हो गई, ठीक है, बेटर कोऑर्डिनेशन चाहिए था टीचरों के बीच में। फिर इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशन, टू इम्प्रूव द प्रोग्राम स्कूल शुड कैन इन्वाइट गेस्ट स्पीकर, ऑर्गेनाइज मोर हैंड ऑन एक्टिविटीज़, इन्वॉल्व पेरेंट इन सर्टेन सेशन, ठीक है, प्रॉपर प्लानिंग, रिसोर्स एलोकेशन। तो ये सजेशन आ गया। ये होती है हमारी एनालिटिकल रिपोर्ट, जिसमें हम एनालाइज करते हैं किसी सिचुएशन को और फिर अपने रिकमेंडेशन देते हैं। न्यूज़पेपर रिपोर्ट, किसी इवेंट के बारे में इन्फॉर्म करते हैं, ठीक है, चाहे वो स्कूल मैगजीन के थ्रू या न्यूज़पेपर के थ्रू। ये हो गया। रिपोर्ट के बाद अब निकलते हैं, टीचरों का काम भी होता है स्कूल में ना नोटिस, सर्कुलर और प्रेस रिलीज निकालना भी होता है टीचर का काम। अब इनका फॉर्मेट भी होता है, नोटिस का फॉर्मेट सीधा सीधा होता है, एक डब्बा बनेगा, डब्बे में बिल्कुल बीच में ऑर्गेनाइजेशन या स्कूल का नाम आएगा, सेंटर और बोल्ड, ठीक है, बीच में नोटिस आएगा, कोई अंडरलाइन नहीं, नोटिस लिखा जाएगा ऐसे का ऐसा। फिर यहाँ पे डेट, मंथ, ईयर और बीच में टाइटल, बोल्ड आएगा और सेंटर्ड आएगा, टाइटल या सब्जेक्ट जो भी होगा। फिर उसके बाद आप बॉडी लिखोगे यहाँ पे, जैसे क्या हो रहा है, कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कौन पार्टिसिपेट करेगा, कैसे होगा, कोई भी इंस्ट्रक्शन होगा तो वो चीज़ भी यहाँ पे मेंशन हो जाएगी। और फिर लास्ट में नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी और डेजिग्नेशन। ये समझ में आया, सेम फॉर्मेट रहेगा। अब यहाँ पे इसके जस्ट बाद सारा नोटिस एक बॉक्स में आएगा, ठीक है, नोटिस की हमेशा एक बॉर्डर बनती है और वर्ड लिमिट 50 से 80 वर्ड मैक्सिमम होते हैं, आप इसको 60 वर्ड्स मान लो, ठीक है, 60 से 70 वर्ड्स, आपको 60 से 70 में ही रखना है, 70 से ऊपर जाना ही मत, ठीक है। इसके बाद आते हैं देखो सर्कुलर। सर्कुलर में और नोटिस में क्या फ़र्क होता है, सर्कुलर पब्लिकली नोटिस बोर्ड पे लग जाता है, कोई भी आके देख सकता है। सर्कुलर प्राइवेटली डिस्ट्रीब्यूट होता है, या तो ईमेल के थ्रू या हैंड डिलीवरी, ठीक है, ये इसको आके कोई भी पढ़ सकता है, इसको स्पेसिफिक ग्रुप पढ़ता है, किसी एक खास इंसानों के लिए निकलता है सर्कुलर, सारे टीचरों के लिए, सारे 3rd क्लास के पेरेंट्स के लिए, 5th क्लास के पेरेंट्स के लिए, या सिर्फ प्राइमरी टीचर के लिए, या सिर्फ टीजीटी के लिए, या सिर्फ पीजीटी के लिए, ठीक है, या सिर्फ मेल टीचर के लिए, या सिर्फ फीमेल टीचर के लिए, सर्कुलर स्पेसिफिक ग्रुप के लिए निकलता है। नोटिस सबके लिए होता है, कोई भी आके पढ़ सकता है। टोन, इसमें इंफॉर्मेशन देते हैं हम, ठीक है, इसमें इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ये करना है, ठीक है, इसमें इंफॉर्मेशन होती है, इसमें इंस्ट्रक्शन होता है कि ये करना है। रेफरेंस नंबर इसमें नहीं होता है, इसमें रेफरेंस नंबर होता है, क्योंकि जब हम टीचर को कोई काम देते हैं, सर्कुलर निकालते हैं ना, तो जब हम काम देते हैं कोई ना कोई रेफरेंस नंबर होता है कि ऊपर से ये ऑर्डर आया है, तो ये लेटर आया, तो ऊपर से केवी से, तो ये लेटर है, तो इसके थ्रू हम ये काम करा रहे हैं, ठीक है, इसमें सर्कुलर में नोटिस में नहीं होता है। इसकी लेंथ 50 से 80 वर्ड होगी, इसकी होती है 100 से 200 वर्ड, इसमें डिटेल बहुत ज़्यादा होती है। सर्कुलर हमेशा डिटेल होता है, सारी इन्फॉर्मेशन इसमें लिखी होती है। इसमें इंस्ट्रक्शन होते हैं बेसिक, कब कहाँ, ये सब लिखा होता है। इसमें पूरी पॉलिसी, क्या स्टेप्स होंगे, क्या डेडलाइन है, वो सब लिखा होता है, ठीक है। सर्कुलर का फॉर्मेट क्या है, तो ऊपर स्कूल का या ऑर्गेनाइजेशन का नाम, रेफरेंस नंबर, फिर डेट, टू किसके लिए है, ठीक है, सारे टीचिंग स्टाफ के लिए, एचओडी के लिए, ऑल टीचर ऑफ प्राइमरी सेक्शन के लिए, पेरेंट्स के लिए। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, इसके बाद बॉडी आएगी, क्लोजिंग आएगा और फ्रॉम किसने भेजा है, ठीक है, सारा सेम है, बस रेफरेंस नंबर इंक्लूड हो गया और ये वाला पार्ट, ये वाला, ये टू किसके लिए है, ठीक है, ये 2 पार्ट इसमें ऐड हो गए, फॉर्मेट सेम है। अब इसके बाद देखो प्रेस रिलीज। प्रेस रिलीज एक ऑफिशियल स्टेटमेंट होता है जो कि न्यूज़पेपर के लिए इशू होता है या मीडिया आउटलेट के लिए होता है। कोई भी एक ऐसा इवेंट जो स्कूल में हुआ हो या कहीं भी हुआ हो किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से,
या किसी पॉलिसी का डिसीजन हो, कोई अचीवमेंट आयो, तब जो हम न्यूज़पेपर में खुद से निकलवाते हैं ना, तो वो होता है प्रेस रिलीज। थर्ड पर्सन में लिखा जाता है, जर्नलिस्टिक स्टाइल होता है, जैसे लोगों के लिए बताते हैं ना, पत्रकार वाली भाषा में लिखते हैं इसको। फॉर्मेट क्या होगा, ऊपर लिखेंगे या तो प्रेस रिलीज या इमीडिएट रिलीज। फॉर इमीडिएट रिलीज हो सकता है या प्रेस रिलीज, कुछ भी लिख सकते हैं। डेट, फिर हेडलाइन। जैसे केवीएस अगर अपनी तरफ से प्रेस रिलीज निकालेगा तो वो क्या लिखेगा, केवीएस लॉन्चेस नेशनल रीडिंग चैलेंज फॉर प्राइमरी स्टूडेंट्स। ये हेडलाइन है, तो ये प्रेस में डालने के लिए निकालेगा केवीएस। फिर इसके बाद सिटी और डेट, डेट इंट्रो। उसके बाद बॉडी 4 लाइन में सबसे पहले क्या अनाउंसमेंट हुई है, ठीक है, व्हाट इज बीइंग अनाउंस्ड, इसमें वही 5W1H की समरी। फिर डिटेल्स लिखेंगे, कैसे काम करेगा, कौन एलिजिबल है, क्या टाइम लेना है। फिर कोई कोड, जो ऑफिशियल कोड किसी पब्लिक फिगर ने लिखा हो, मतलब जो भी इसमें, जैसे अगर केवीएस निकाल रहे हैं तो कमिश्नर ने कुछ बोला होगा या एसी या डीसी ने कुछ बोला होगा, तो वो अपना कोड यहाँ पर डाल देंगे। लास्ट में बैकग्राउंड की कंटेक्स्ट क्या है, हिस्ट्री क्या है, रिलेटिव इनिशिएटिव और क्या क्या है, इसका बैकग्राउंड सब डाल देंगे। लास्ट में कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन कि किसने ये डाली है, ठीक है, तो नेम, डेजिग्नेशन, ईमेल, फोन ऑफ स्पोक्स पर्सन, वो सब इसमें आ जाएगा। जैसे फॉर मीडिया क्वेरीज अगर कोई सवाल है तो केवी संगठन PR सेल pr@kvi sangathan.nic.in, ठीक है, ये हो गया कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। इसका की रोल क्या है कि ये सिर्फ थर्ड पर्सन में लिखी जाएगी, केवीएस अनाउंस टुडे, ना कि वी अनाउंस्ड। इसमें ये नहीं कि मैं ये अनाउंस कर रहा हूँ या ये ऐसा ऐसा, इसमें थर्ड पर्सन में लिखा जाएगा, केवीएस ने ये अनाउंस किया, केवीएस ने ये बोल रहा। जर्नलिस्टिक स्टाइल क्या होगा, शॉर्ट सेंटेंस, छोटे छोटे सेंटेंस। एक्टिव वॉइस में स्पेसिफिक फैक्ट में जाना है, कोई भी बड़ा चढ़ा की बात नहीं लिखनी है। ऑफिशियल कोड, एग्जैक्टली वही चीज़ बोले जो बोली गई ना, 30 ने जो बोला है एग्जैक्ट वही लिखना है, ठीक है। इसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालना ही है, उसके बिना तो प्रेस रिलीज इनकम्प्लीट होता है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालना ही डालना है। फैक्चुअल टोन होना चाहिए, ठीक है, कोई ओपिनियन नहीं देना, कोई परसुएसिव लैंग्वेज नहीं, फैक्ट्स और फिगर्स ओनली, ठीक है, ये की रूल्स हैं इसके। अब देख लो सैंपल, तीनों के सैंपल दिखा देता हूँ। योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग हेरिटेज वॉक टू द नियर बाय हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट एज पार्ट ऑफ सोशल साइंस करिकुलम इनरिचमेंट। ड्राफ्ट ए नोटिस फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। क्लास 5 के बच्चों के लिए नोटिस बनाना है, लेकिन ये प्राइवेटली क्लास 5 के सामने नहीं जाएगा, ये नोटिस बोर्ड पे लगेगा, क्लास 5 के बच्चे आके देख के जा सकते हैं, कोई भी आके देख के जा सकता है। डेट इंक्लूड करनी है, असेंबली पॉइंट कहाँ बच्चों को इकट्ठा होना है, क्या लेके जाना है, और डेडलाइन के लिए कंसेंट क्या होगा। कंसेंट फॉर्म जो होता है ना, कि मतलब पेरेंट्स को हम ये बोलते हैं कि आपका कंसेंट है कि आपके बच्चों को हम लेके जा सकते हैं या नहीं, तो उसकी भी डेडलाइन है। तो यू आर असिस्टेंट टीचर KV आगरा। तो सबसे पहले देखो इंस्टीट्यूशन का नाम, कैपिटल में, बोल्ड में, सेंटर में, नोटिस, डेट, सब्जेक्ट हेरिटेज वॉक। All the students of class 5 are informed that the school is organizing a heritage walk to nearby historical monument as a part of social science curriculum enrichment program. The walk will be held on 15 March. Students are requested to assemble at school main gate at 8 a.m. Students should carry a water bottle, cap, notebook and pen for observation and note taking during the visit. हो गया. Student must submit the signed consent form from their parents to their class teacher on by 10 March. 10 March deadline आ गई. Participation will be allowed only after submitting the consent form. For further details, student may contact the undersigned Ritu Sharma, assistant teacher. ये हो गया नोटिस। अब ये नोटिस बोर्ड पे लग जाता है, फिर क्लास 5 के बच्चे, बाकी क्लास के बच्चे अभी देख सकते हैं आके, ठीक है। ये प्राइवेटली क्लास 5 में जाके नहीं आएगा। इसके बाद देखो ये है सर्कुलर, एज द एग्जामिनेशन इंचार्ज ड्राफ्ट ए सर्कुलर टू ऑल प्राइमरी सेक्शन टीचर्स रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन, इंक्लूड द एग्जाम शेड्यूल, इन्विजिलेशन ड्यूटी, आंसर शीट फॉर्मेट एंड इवोल्यूशन टाइमलाइन। अब देखो इसका सर्कुलर बन रहा है, तो KV आगरा, सर्कुलर, डेट, सब्जेक्ट आ गया। ऑल द टीचर्स ऑफ प्राइमरी सेक्शन आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट एनुअल एग्जामिनेशन फॉर एकेडमिक सेशन विल बी कंडक्टेड। अब देखो जो बोल्ड में ना वो सारी चीज़ें लिखी हुई है, इन्विजिलेशन ड्यूटी कब स्टार्ट होगी, ठीक है, प्रिस्क्राइब फॉर्मेट जो भी होगा, स्कूल नेम, क्लास, सेक्शन, सब्जेक्ट, डेट, स्टूडेंट डिटेल ऑन द फ्रंट पेज, एवेल्यूशन कब तक होना है, 28 मार्च तक होना है। लास्ट में लिख दिया कि योर कोऑपरेशन इज कंडक्टेड इन द एग्जामिनेशन स्मूथली विल बी हाईली अप्रिशिएटेड, रोहित शर्मा, एग्जामिनेशन इंचार्ज KV आगरा। हो गया। एक ये प्रेस रिलीज का फॉर्मेट है, ड्राफ्ट अ प्रेस रिलीज ऑन बिहाफ ऑफ योर स्कूल, अपने स्कूल की तरफ से प्रेस रिलीज बनानी है, अनाउंसिंग द अचीवमेंट ऑफ 100% पास रेट इन क्लास 5 स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन, कि आपके स्कूल में क्लास 5 स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन हुआ, 100% बच्चे पास हो गए, इसकी अचीवमेंट में अनाउंस करना है एक प्रेस रिलीज, ठीक है, स्कूल की तरफ से। 15 बच्चों ने सिक्योर करा है टॉप 100 के अंदर नेशनल लेवल पे, इंक्लूड कोट फ्रॉम द प्रिंसिपल ने जो कोट दिया, देखो प्रेस रिलीज में कोट आता है, ठीक है, प्रेस रिलीज में कोट आएगा अथॉरिटी का। तो देखो सबसे ऊपर लिखा प्रेस रिलीज या इमीडिएट रिलीज। केंद्रीय विद्यालय संगठन या केंद्रीय विद्यालय सेलिब्रेट आउटस्टैंडिंग सक्सेस इन क्लास 5 स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन। फिर प्लेस और डेट, फिर ये स्टार्ट हुआ थर्ड पर्सन की लैंग्वेज में लिखा, ठीक है,
हो गया। अब देखो, सारे फॉर्मेट्स आपके पास हैं, सबका एक एक सैंपल है, और प्रैक्टिस के लिए 100 क्वेश्चन हैं आपके पास। ठीक है, एक सेकंड। हाँ, तो ये जो है देखो, इन सब का एक एक सैंपल आंसर आपके पास है, सबके फॉर्मेट मिल गए, और 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। तो अब ये वाला पार्ट हमारी तरफ से पूरा हो गया। ऑल द बेस्ट। अब हम काम करेंगे ईवीएस पे या फिर फिजिकल एजुकेशन और योगा वाले टॉपिक पे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।